कॉलेज की यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 रहेगा हमारा रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले इस विज्ञान को जानने से पहले जानते हैं थोड़ा सा रासायनिक बलगति के बारे में कि रासायनिक बलगति होती क्या है। तो रासायनिक बलगति की सिंपल सी डेफिनेशन है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगति कहलाती है। किसी अभिक्रिया की दर या और कार्यविधि मींस मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है हमारी रासायनिक बलगति कहलाती है। तो परिभाषा देखने से पहले सभी अपना कॉपी और पेन लेके बैठे वीडियो शुरू करने से पहले, और साथ साथ जो भी परिभाषा आपको यहाँ पे लिखाई जा रही है वो आप लिखते रहे। तो सबसे पहले लिखोगे आप रासायनिक बलगति, हेडिंग डालोगे रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति रसायन की परिभाषा होगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया की दर एवं कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगति कहलाती है। रासायनिक बलगति कहलाती है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया की दर एवं कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगति कहलाती है। अब बात करते हैं हम अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट होगा हमारा अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसको समझने से पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो लिखिए इकाई समांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इकाई समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, स्मॉल r बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बाई समयांतराल अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। इसको किससे व्यक्त करते हैं अभिक्रिया की दर को, स्मॉल r से। इसका फॉर्मूला बनेगा अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, तो अब अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, अभिकारक अथवा उत्पाद। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं हटा देता हूँ इसे। ठीक है, रेफरेंस थी उसमें एक बात दी गई थी तुम्हारी, इकाई समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। देखिए जैसे कि मेरे पास ये है, इसके हम करें, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा एक्टिव मास
ठीक है। अब अभिकारक अथवा उत्पाद, यदि अभिकारक में कमी होती है तो वो कैसा है, हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, और यदि उत्पाद में वृद्धि होगी तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब अभिकारक में कमी होगी तो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट आर, एक्टिव मास ऑफ आर, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा एक्टिव मास ऑफ पी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एक्टिव मास ऑफ पी। और जब इसको करोगे तो अभिकारक, और इसको कैसे करोगे, इसको करेंगे हम नेगेटिव, इसका होगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर, और इसका होगा पॉजिटिव प्लस, जो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी। ठीक है, ये तुम्हारे समझने के लिए था, ये हमारा टाइम है। ठीक है, अब देखते हैं आर बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समयांतराल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, आर बराबर माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर बट्टे डेल्टा टी समानांतराल। ठीक है, यदि उत्पाद की बात करें तो क्या होगा, उत्पाद आर बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समयांतराल, बट्टे समयांतराल। इसको शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर बराबर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी या डेल्टा पी बट्टे डेल्टा टी, ऐसे लिखोगे इसको, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव होता है हमारा जो उत्पाद होता है, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे जो अभिकारक होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ऐसे बोल सकते हो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, उसको बोल सकते हो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एक चीज यहाँ पर नोट कर सकते हो, करो नोट मेरे साथ, कि अभिकारक में परिवर्तन नेगेटिव तथा उत्पाद में परिवर्तन पॉजिटिव होता है। अभिकारक में परिवर्तन नेगेटिव, क्योंकि हमने नेगेटिव किया था उसको, तथा उत्पाद में परिवर्तन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एग्जांपल है कि कोई क्रिया है मेरे पास a प्लस b, ये दे दिया गिव्स c प्लस d। जबकि हमारे पास a प्लस b और ये दे दिया है c प्लस d, तो इसके हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो r बराबर, देखो ये दोनों पार्ट्स क्या है, हमारा अभिकारक में है और ये दोनों उत्पाद में है, तो सबसे पहले अभिकारक लेना है। अभिकारक में कोई भी एक ले सकते हो, कोई भी एक लेना है। जैसे मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ऐसे अगर मैं बी लेता हूँ ये क्या होगा, माइनस। ऐसे अगर मैं लेता हूँ आर बराबर माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। यदि उत्पाद की बात करता हूँ तो उत्पाद में कैसे लेना है, आर बराबर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे तो है डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बट्टे डेल्टा टी। डी के लिए होगा आर बराबर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे डेल्टा टी। ये हमारी अभिक्रिया की दर। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जो हमारी बैलेंस रिएक्शन होती है, जो हमारी बैलेंस रिएक्शन होती है, ये नोट करो सर, जो हमारी बैलेंस रिएक्शन होती है उसमें कुछ होता है कि कुछ मोल ऐसे होते हैं जो हमारे बैलेंस होते हैं, तो वो मोल जब मोल आ जाते हैं तो उसमें हम अभिक्रिया की दर कैसे प्राप्त करेंगे, अभिक्रिया की दर कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए और एग्जांपल है। जैसे
चलो यही लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, 3a प्लस 2b गिव्स 4c प्लस 5d, 4c प्लस 5d। तो इसमें क्या करना है हमें, वही मतलब r बराबर माइनस यहाँ होगा 1/3 एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डेल्टा T, सॉरी 1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डेल्टा T। इसके लिए क्या होगा, R बराबर लिख सकता हूँ आराम से, माइनस 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B अपॉन डेल्टा T। इस ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा 4 के लिए बराबर 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C बटे डेल्टा T। ऐसे ही D के लिए होगा 1/5 एक्टिव मास डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B बटे डेल्टा T। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे माइनस 1/3 क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करते हैं इकाई समयांतराल में, इकाई समयांतराल में इकाई मोलर सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, इकाई समयांतराल में इकाई मोलर सांद्रता में परिवर्तन इकाई मोलों के साथ होगा, इसलिए इसकी पावर नहीं लगेगी 1/3 होगा, ये अपॉन में आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक और उदाहरण, उदाहरण नंबर 3, N2 प्लस 3S2 गिव 2NS2। यदि हमें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन याद करनी होगी, अभिक्रिया की दर याद करनी है, तो क्या करना है, वही R बराबर माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस 1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ S2 अपॉन डेल्टा T। इसके लिए बराबर 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। तो ऐसे करके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस याद कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सिंपल सी। नेक्स्ट आएगा हमारा, ये साथ साथ नोट करते जाए, नेक्स्ट है हमारा औसत दर, एवरेज रेट, औसत दर एवरेज रेट, एवरेज रेट, औसत दर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो कोई अभिक्रिया है माइनस में जाएगी, वो उत्पाद पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार क्या होता है, द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार आप जानते हो, क्या जानते हो कि किसी रिएक्शन की रेट अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, और अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही उत्पादों की उतना ही अभिक्रिया की दर क्या होगी, अधिक होगी। कहने वाला यह है अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी तेज होगी या जितनी ज्यादा होगी, तो अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी या उतनी ही तीव्र होगी। तो उससे पहले औसत दर लिख लीजिए। देखिए, किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की, किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन, मोलर सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत दर कहलाती है, अभिक्रिया का औसत दर कहलाता है। किसी निश्चित समयांतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत दर कहलाता है। इसे कैसे व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके साथ e भी लगा देते हैं एवरेज, ठीक है, r a b बराबर
सेम फॉर्मूला है, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। सिर्फ इसमें जो है परिभाषा, इसमें सिर्फ समास का अर्थ है, ठीक है। परिभाषा क्या कह रही है हमारी कि निश्चित समयांतराल में, उसमें इकाई समय था, इसमें निश्चित समयांतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाता है। इसको शॉर्ट में लेना चाहो तो लिख देते हैं RAT बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा बनेगा वो ट्राइएंगल वाला होगा, ठीक है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। बस इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे औसत दर में, कि औसत दर का फॉर्मूला होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रहेगा हमारा तात्क्षणिक दर या तात्कालिक दर। इसके लिए शब्द और यूज कर सकते हो आप तुरंत चाहो तो, ठीक है। तात्क्षणिक दर या तात्कालिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इसको भी किससे करते हैं हम, स्मॉल r से। इसको भी किससे दर्शाएंगे हम, स्मॉल r से। कहने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट मींस तात्क्षणिक दर, तीनों को किससे दर्शाते हैं, r से। यही चलेगा हमें, ठीक है। तो लिखिए इसकी परिभाषा, किसी दिए गए अल्पतम समय कोष्ठक में चाहो लिख सकते हो क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी दिए गए अल्पतम समय कोष्ठक में क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसे भी स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, देखिए जैसे उदाहरण देखिए, जिसका एग्जांपल, जैसे ये कोई रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है, इससे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई उत्पाद बनाया, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस में जाएगा नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट की, जैसे रिएक्टेंट की वैल्यू पहले यहाँ पे थी 5 थी, उसके बाद क्या हुआ 3 हो गया, ठीक है। तो कितनी गई, -2, घटी नहीं घटी, कितनी घटी, -2, घटी नहीं घटी। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या था, कि पहले 5 था अब 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे इसको, जैसे अब ये 5 था पहले, अब ये बढ़ता गया, तो 5 से कितना हो गया, 7 हो गया, तो कितना होगा 7 - 5 = +2। आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही ये क्या था, पहले 5 था, फिर कितना हो गया 3 हो गया, 5 से कितना चला 3 हो गया, तो 3 - 5 करोगे तो कितना आएगा -2। तो इसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। मतलब जो रिएक्टेंट है, अभिकारक जो है वो कम होता जाता है और प्रोडक्ट है जो वो बढ़ता हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तात्क्षणिक दर, ठीक है। इसके लिए देख लो, ऐसे लिख सकते हो RINST, मैं लिख सकता हूँ इंस्टेंटेनियस, शॉर्ट में इंस्ट लिख सकते हो इसको। लेकिन इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे डेल्टा की जगह पे, यहाँ जो अब तक हमने डेल्टा यूज किया था उसकी जगह पे हम डी का यूज करते हैं, डिफरेंशिएट किसका यूज करते हैं, हम डी का यूज करते हैं, स्मॉल डी का। तो इसके लिए देखो, जैसे मैं कहूँ वही R
गिव्स P। इसके लिए क्या होगा, R बराबर माइनस D एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt। क्या होगा, माइनस D एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt। ऐसे इसके लिए P के लिए क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा D एक्टिव मास ऑफ P अपॉन dt, तो हो जाएगा dt। ठीक है, अब इसके एग्जांपल रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल रिएक्शन। एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे मैं वही कहूँ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, a प्लस 3b गिव्स 5c प्लस 2d, 5c प्लस 2d। तो इसका तात्क्षणिक दर निकालोगे, इंस्टेंटेनियस रेट निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, वही नियम का रखे, और ये क्या उत्पाद है, तो हमें करना है क्या, कुछ नहीं करना ना, r इंस्टेंटेनियस तो दे रखना है, सर हमें क्या करना है, डेल्टा की जगह पे क्या रखना है, टी रखना है। अभिकारक के लिए हम जानते हैं क्या लिखना है, माइनस, तो कर दीजिए ना माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन dt। इसके लिए करोगे बराबर माइनस डी बराबर माइनस 1/3 डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन dt। अब इसके लिए आ जाइए उत्पाद के लिए, तो 1/5 डी एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन dt। ऐसे इसके लिए 1/2 डी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन dt। ठीक है, तो समझ में आया होगा। इसी आधार पे क्वेश्चन लिखिए जो आया हुआ है एग्जाम में। देखिए अभिकारकों तथा उत्पादों के सांद्रण के आधार पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं की दर दर्शाने के लिए व्यंजक लिखिए। अभिकारकों तथा उत्पादों के सांद्रण के आधार पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं की दर दर्शाने के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर दो दे रहा हूं, तुम्हें दो रिएक्शन दे रहा हूं। 2NO2 gives 2NO plus O2। सेकेंड रहेगी हमारी 2NO2 plus F2 gives 2NO2F, 2NO2F। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि तुमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, वो क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया की दर पूछ रहा है या तात्क्षणिक दर पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो वो अभिक्रिया की दर पूछ रहा है, तो हम जानते हैं अभिक्रिया की दर के लिए हमें यूज करना है डेल्टा, और तात्क्षणिक दर के लिए हमें यूज करना है क्या, टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा। तो कर लीजिए दर R बराबर 1/2 माइनस 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T। ऐसे निकालोगे इसकी। ठीक है, ये हमारे लिए होमवर्क है, आराम से घर पे बैठ के करें दोनों को। ठीक है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को वेग के आधार पर, रासायनिक अभिक्रियाओं को वेग के आधार पर 3 भागों में बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को वेग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन से? सबसे पहला भाग होता है तीव्र अभिक्रिया। नोट कर लीजिए, तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, लिखिए इसमें वे रासायनिक
रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अति शीघ्रता से संपन्न हो जाती है, अति शीघ्रता से संपन्न हो जाती है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अति शीघ्रता से संपन्न हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देख सकते हो, इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता। इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कुछ सेकंड में या कुछ सेकंड के कुछ भाग में भी कंप्लीट हो सकती है। ये अभिक्रिया जो होती है, इतनी रिएक्टेंट जो अपकार जो होता है उसके बीच इतना रिएक्शन होता है, इतनी जल्दी रिएक्शन होता है कि ये कुछ सेकंड में या कुछ सेकंड के कुछ भागों में भी हो सकती है। जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे उदाहरण हुए तो आप लिखते हैं NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस AgNO3, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे AgCl प्लस क्या बनेगा NaNO3। तो तीव्र अभिक्रिया किसके बीच हुई? Ag और Cl के बीच। क्यों हुई? क्योंकि आप जानते हो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पहले से टूटे हुए होते हैं आपस में, क्योंकि ये क्या है, आयन तो है। तो ये तीव्र जो अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है? आयनों के बीच ही होती है। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों क्या है, आयन तो है। तो आयनों में पहले से टूटे हुए होते हैं। Na पॉजिटिव और Cl, Na और Cl दोनों क्या होता है, आयनों में टूटे हुए रहते हैं। ऐसे यहाँ पे Ag और NO3 क्या होता है, Ag पॉजिटिव आता है, NO3 पे नेगेटिव चार्ज। ये भी क्या है, आयन ही तो है। तो दोनों क्या होता है, आयनों में होते हैं। तो आयनों में होते हैं तो अभिक्रिया किसमें होती है, अधिकतर आयनों में पाई जाती है अभिक्रिया। तो आयनों में होते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं। यही कारण है कि बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, बहुत तीव्र गति से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं देखिए, वे अभिक्रियाएं बहुत सिंपल सी है। वे अभिक्रियाएं जो हमारे सामने, वे अभिक्रियाएं जो हमारे सामने होते हुए दिखाई देती हैं। वे अभिक्रियाएं जो हमारे सामने होते हुए दिखाई देती हैं, अर्थात जिन्हें हम नाप सकते हैं, अर्थात जिन्हें हम नाप सकते हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो हमारे सामने हमें होती हुई दिखाई देती हैं या जिन्हें हम नाप सकते हैं, क्या कहलाती है, हमारी मंद अभिक्रिया। जैसे आप कभी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल को क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आयन में डालते हैं, तो क्या होता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमें तुरंत दिखाई देती है। या फिर हम दो विकारकों को मिलाते हैं तो उसमें से गैस का निकलना या उसका रंग में परिवर्तन, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, हमारी मंद अभिक्रिया, ठीक है। इसके लिए एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे RCOOR डैश प्लस H2, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराओगे एसिड की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा, क्या देगा हमारे लिए, कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। तो RCOOH प्लस क्या बचेगा, RCOOH प्लस ROH, क्या बचेगा, जल का OH, क्या बचेगा, जल का OH। तो कहाँ से टूटी अभिक्रिया, यहाँ से, क्योंकि ये वाला लगा हुआ है, तो OH कहाँ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे OH, ठीक है। नंबर थर्ड, अति मंद अभिक्रिया। नंबर थर्ड लिखिए, अति मंद अभिक्रिया। कहना ये है कि जो मंद अभिक्रिया होती है, अम्ल की उपस्थिति में इन्हें जब भी कराओगे तो ये दिखाई देगी, ठीक है। जो कुछ भी हम अपने लैब में करते हैं प्रयोग वगैरह, इसमें जो अभिक्रिया हम करते हैं, जो हमें दिखाई देती है, रंग का परिवर्तन, गैस का निकलना या जलना, इस चीज का, तो क्या कहलाता है, हमारा मंद अभिक्रिया।
देखिए नंबर 3 अति मंद अवगिरण। देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यधिक मंद वेग से संपन्न होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो अत्यधिक मंद वेग से संपन्न होती हैं क्या कहलाती है? अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो अत्यधिक मंद वेग से संपन्न होती हैं वे अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए बता दूं मैं तुम्हें, जो अति मंद अभिक्रिया होती है उसमें ना कई घंटे लग सकते हैं, घंटे से दिन भी लग सकते हैं, दिन से कई सालों भी लग सकते हैं। इतनी स्लो होती है कि कई सालों तक होती रहती है। ठीक है, तो इनका रिकॉर्ड कर पाना है नापना मुश्किल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। मतलब आप अपने नोट्स बनाएं और इनका रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ते रहें और ये सारे नोट्स वगैरह तैयार करके रखें अपने, जब भी आप स्कूल आओगे चेक करें।